हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ये एनसीईआरटी की सारी जो लाइंस हैं वो सारी आपके दिमाग में सेट कर देंगे। सारी जो लाइंस हैं वो सारी कवर्ड रहेंगी इस लेक्चर के अंदर और अगली 40 से 45 मिनट के अंदर 45 से 40 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे इस चैप्टर को, इस लेक्चर को। तो ये वन शॉट लेक्चर होने वाला है और स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ब्लड ब्लड क्या है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या होता है? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है। फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ब्लड के अंदर क्या क्या है जी? फ्लूइड मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। प्लाज्मा कितना है जी? 55%। जो ब्लड के अंदर 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है और 45% क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ब्लड जो है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। इसके अंदर फ्लूइड मैट्रिक्स भी है, प्लाज्मा है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। अब प्लाज्मा कितना होता है? 55%। 55% अब क्या है? प्लाज्मा है ब्लड के अंदर और 45% क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। अब प्लाज्मा जो है ये कैसा है जी? स्ट्रो कलर का है। कैसा है जी? स्ट्रो कलर का है। ठीक है। और कैसा है? विस्कस फ्लूइड है। स्ट्रो कलर है और विस्कस फ्लूइड है। ठीक है। फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो है उसके अंदर क्या क्या मटेरियल है भैया? आरबीसी आती है, डब्ल्यूबीसी है और प्लेटलेट्स है। तीन चीजें हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। अब एक एक को डिटेल के अंदर पढ़ लेते हैं। पहले बात कर लेंगे प्लाज्मा की। पहले प्लाज्मा की बात कर लेते हैं। तो प्लाज्मा के अंदर क्या क्या माल में मसाला है वो सारे अपन देख लेते हैं। तो वाटर है इसके अंदर। कितना वाटर, कितना प्लाज्मा के अंदर पानी जो है वो कितना होता है? वाटर जो है कितना होता है? 90 से 92%। 92 टू 92% इसके अंदर क्या होता है? आपका वाटर होता है। ठीक है। प्रोटीन कितनी होगी जी? 6 से 8% क्या होगी? प्रोटीन होगी और मिनरल्स होंगे और क्लोटिंग फैक्टर्स होंगे। क्या क्या चीजें हैं प्लाज्मा के अंदर? प्लाज्मा के अंदर वाटर है सबसे ज्यादा, 90 टू 92% क्या है? वाटर है। प्रोटीन कितनी है? 6 टू 8% प्रोटीन है। मिनरल्स हैं और क्लोटिंग फैक्टर्स हैं, क्लोटिंग फैक्टर्स हैं। ठीक है। प्रोटीन कौन कौन सी है जी इसके अंदर? फिब्रिनोजन, जो किसके लिए काम आएगी? क्लोटिंग के काम आती है। ठीक है। फिब्रिनोजन प्रोटीन कौन सी है? प्रोटीन कौन कौन सी इसके अंदर? फिब्रिनोजन जो क्लोटिंग के काम आएगी। एल्बुमिन है जो क्या करती है? ब्लड क्लोराइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखती है। और इसके अंदर क्या है? ग्लोब्युलिन प्रोटीन भी है जो किसमें काम आते हैं? इम्यूनिटी। ठीक है। इम्यूनिटी कौन सी अपन ने पढ़ के आए हैं? ठीक है। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर आईजीए, आईजीएम, आईजीटी क्या है? ग्लोब्युलिन प्रोटीन तो है, ग्लोब्युलिन प्रोटीन ही है ये। ठीक है। तो ये किसमें काम आती है? इम्यूनिटी में काम आती है। ठीक बात है। अब सीरम क्या है जी? सीरम होता है प्लाज्मा जो है, ये प्लाज्मा जो है इसमें से अगर मैं ये क्लोटिंग फैक्टर अगर मैं घटा दूं, ठीक है, प्लाज्मा जो है इसके अंदर ये माल मसाला वाटर है, प्रोटीन है, मिनरल है, क्लोटिंग फैक्टर है। अब ये सारी चीजें तो मैं रहने दूं और इससे मैं क्लोटिंग फैक्टर जो है ये निकाल लूं बाहर, तो क्या बच जाएगा? फिर इसको क्या बोलेंगे? सीरम बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? सीरम बोलेंगे। अगर प्लाज्मा से मैं क्लोटिंग फैक्टर निकाल दूं तो उसको प्लाज्मा नहीं, उसको सीरम कहा जाएगा। ठीक है। आगे बात करेंगे। अब बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। ये दो चीजें थी, प्लाज्मा 55% ब्लड के अंदर और 45% क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। अब प्लाज्मा की बात अपन ने कर ली, अब बात करेंगे इसकी फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। चलो जी। फॉर्म्ड एलिमेंट्स के अंदर तीन चीजें हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। आरबीसी को और क्या बोलते हैं? इर्थ्रोसाइट। क्या बोलते हैं जी? इर्थ्रोसाइट कहा जाता है। नंबर कितना है इसका? 5 मिलियन। कितना जी? 5 मिलियन से 5.5 मिलियन इसका ये नंबर में होती है। ठीक है। 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन mm ऑफ क्यूब ऑफ ब्लड। ठीक है। फॉर्म्ड इन रेड बोन मेरो। रेड बोन मेरो के अंदर इसका फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन का होता है आरबीसी का फॉर्मेशन का होता है रेड बोन मेरो के अंदर होता है। शेप कैसा होता है आरबीसी का? बाइकोनकेव शेप होता है। न्यूक्लियस होता है या नहीं होता? बिल्कुल नहीं होता। न्यूक्लियस इसके अंदर क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक है। हैव रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या है? एक रेड कलर का कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है जिसको क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन कहा जाता है। सब जानते हो हीमोग्लोबिन क्या होती है, बचपन से सुनते आ रहे हैं अपन। ठीक है। तो ये क्या है? रेड कलर का होता है और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। क्या नाम है इसका? हीमोग्लोबिन। चलो जी। फिर बात करें एचबी। एचबी मतलब हीमोग्लोबिन। कितना होता है इसका? कितना होता है ये? 12 टू 16 ग्राम इन 100 ml ब्लड। ठीक है। 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 16 ग्राम क्या रहेगा? आपका हीमोग्लोबिन मिलता है। लाइफ स्पान की बात करें, लाइफ स्पान की बात करें तो 128 डेज, 128 नहीं 120 डेज का लाइफ स्पान होता है। मतलब 120 दिन ये जिंदा रहेगी। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहा जाता है जी? स्प्लीन को कहा जाता है। ठीक है। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी मतलब जो डिस्ट्रॉय, जो आरबीसी जो है वो डिस्ट्रॉय कहां पर होती है? स्प्लीन के अंदर डिस्ट्रॉय होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहा जाता है। फिर आगे बात करेंगे अपन किसकी? डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं। डब्ल्यूबीसी को और क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट कहा जाता है। ठीक है। इसके अंदर दो प्रकार की होती हैं ये, एक ग्रेनुलोसाइट, एक एग्रेनुलोसाइट। जो डब्ल्यूबीसी होती है वो दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है।
ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। पहले बात कर लें ग्रेनुलोसाइट की, तो ग्रेनुलोसाइट के अंदर कौन कौन आती है? न्यूट्रोफिल्स। कौन कौन से आती है? न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल। ठीक है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। एग्रेनुलोसाइट जो है उनके अंदर मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट किसके अंदर आएंगी? एग्रेनुलोसाइट के अंदर आती हैं। अब इनकी देख लेते हैं कौन कितना परसेंट है। न्यूट्रोफिल्स जो है वो कितना होता है? 60 to 65% आपको क्या है? न्यूट्रोफिल्स देखने के लिए मिलता है। किसके अंदर? जो WBC है उसके अंदर 60 से 65%, 60 to 65% क्या होता है? न्यूट्रोफिल्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद में नंबर किसका जाता है? लिम्फोसाइट का। उसके बाद में इसका लिम्फोसाइट कितना है? 25 से 30% आपको लिम्फोसाइट क्या है? WBC के अंदर होती है। ठीक है, मोनोसाइट कितनी है? 6 to 8% WBC के अंदर मोनोसाइट होती है। इओसिनोफिल्स कितनी होती है? 2 to 3% इओसिनोफिल होती है WBC के अंदर। बेसोफिल कितनी होती है? 0.5 to 1% आपको क्या दिखेगी? WBC के अंदर आपकी बेसोफिल आपको देखने के लिए मिलती है। अब इनके रोल देख लेते हैं, क्या क्या रोल है इनके। तो भैया न्यूट्रोफिल कैसी होती है? फेगोसाइटोसिस। कैसी होती है? फेगोसाइटोसिस, मतलब अगले को खा जाएगी। कोई आ गया, कोई एजेंट आ गया, ठीक है, कोई एजेंट आ गया तो उसको खा जाएगी, बिल्कुल। मोनोसाइट क्या है? ये भी फेगोसाइटिक है। कैसी है? फेगोसाइटिक है। इओसिनोफिल जो है ये किस में काम आएगी जी? एलर्जी होगी, एलर्जी के अंदर काम आएगी। ठीक है, और बेसोफिल जो है ये हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हिपेरिन निकालती है। ठीक है, और लिम्फोसाइट जो है वो क्या है? इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बी लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट तो अपन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के अंदर पढ़ के आई हैं। चलो जी आगे चलते हैं, फिर बात कर ले प्लेटलेट्स की बात कर लेते हैं। तो प्लेटलेट्स की बात करें, इसका नंबर मैंने आपको नहीं बताया शायद, हाँ नंबर देख रहे हो WBC का कितना होता है? 6000 to 8000 mm ऑफ क्यूब होता है ब्लड के अंदर। चलो अब बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइट इसको कहा जाता है। नंबर इसका 1.5 लाख to 3.5 लाख mm ऑफ क्यूब इसका क्या है नंबर? इतना है, मतलब 1.5 लाख से 3.5 लाख। ठीक है, चलो प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेगाकार्योसाइट्स। कहां से प्रोड्यूस कहां से होती है जो प्लेटलेट्स हैं? वो बनती कहां पर है? वो बनती कहां से जी? मेगाकार्योसाइट से बनती हैं। अब ये मेगाकार्योसाइट कहां होती है? स्पेशल सेल है कहां पर? बोन मैरो के अंदर। जो बोन मैरो है उसके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिनको बोलते हैं मेगाकार्योसाइट्स, और जो मेगाकार्योसाइट्स है वो बनाती हैं क्या? प्लेटलेट्स बनाती हैं। ठीक है, वापस सुन लो। बोन मेरो नाम की एक चीज है, ठीक है, सब जानते हो बोन मेरो। ठीक है, बोन मेरो जो है उसमें स्पेशल टाइप की सेल होती हैं। उन स्पेशल टाइप की सेल जो क्या कहा जाता है? मेगाकार्योसाइट्स कहा जाता है। और ये जो मेगाकार्योसाइट्स जो है ये प्लेटलेट्स बनाती हैं। ठीक है, अब फंक्शन की बात कर लें तो फंक्शन क्या है जी? इसका क्लोटिंग का काम है। क्या काम है इसका? क्लोटिंग का काम होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है, अगर किसी के इंसान के अंदर प्लेटलेट्स की संख्या बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, तो क्या होगी? अगर उसके कहीं कट लग गया, ठीक है, तो क्या होगा? ब्लड जो है वो क्लोटिंग नहीं होगी ब्लड की, और ब्लड जो है वो लगातार बहता रहेगा उसका। ठीक है, तो इसलिए प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर बात कर लेते हैं ब्लड ग्रुप की। ब्लड ग्रुप कितने टाइप का? ABO ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। ठीक है, चलो जी ये ब्लड ग्रुप है अपने A B और O। ठीक है, अब देखो अगर किसी के अंदर A ब्लड ग्रुप है, किसी के अंदर अगर A ब्लड ग्रुप है तो उसकी RBC पर एंटीजन कौन सा होगा? उसकी एंटीजन कहां होता है? RBC के ऊपर होता है। ठीक है, RBC के ऊपर एंटीजन होता है। ठीक है, तो किसी के अंदर अगर A ब्लड ग्रुप है ना तो एंटीजन कौन सा होगा? RBC पर A। एंटीजन कौन सा होगा? A। और एंटीबॉडी कहां होगी? होती है प्लाज्मा के अंदर। पहले तो ये कंफ्यूजन है ना, ये दूर कर लो कि एंटीबॉडी जो है वो कहां प्रेजेंट होती है जी? प्लाज्मा के अंदर होगी। और एंटीजन कहां पर होता है? वो होता है RBC पर। एंटीजन कहां होता है? RBC के ऊपर। और जो आपकी एंटीबॉडी है वो कहां होती है? प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, अब अगर किसी के अंदर A ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा? उसके अंदर एंटीजन होगा A। ठीक है, और एंटीबॉडी कौन सी होगी जी? एंटी बी बनेगी। एंटीबॉडी कौन सी बनेगी? उल्टी एंटी बी बनेगी। और इसका डोनर का ग्रुप कैसा होगा? A और O। मतलब जिसके अंदर A ब्लड ग्रुप है वो किस किस से ब्लड ले सकता है? वो भैया A वाले से तो ले ही सकता है। ठीक है, और O वाले से भी ले सकता है। ठीक है, A वाले से भी ले सकता है और O वाले से भी ले सकता है। अब मान लो किसी का ब्लड ग्रुप किसी का B है, किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? B ब्लड ग्रुप है, तो इसके अंदर एंटीजन जो है वो कौन सा होगा? इसके अंदर होगा भैया B एंटीजन होगा। और एंटीबॉडी क्या होती है? जस्ट उल्टी, तो क्या होगी? एंटी A होगी। ठीक है, B की क्या होगी? एंटी A होगी। अब इसका डोनर ग्रुप कौन सा होगा? किस किससे ब्लड ले सकता है? तो B वाले से तो ले ही सकता है और O वाले से भी ले सकता है। ठीक है, फिर बात करें AB ब्लड ग्रुप की। किसी का ब्लड ग्रुप अगर AB है तो इसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा? इसके अंदर A एंटीजन भी होगा और B एंटीजन भी होगा। इस बार एंटीबॉडी क्या होगी? उल्टी कर दो, दोनों की उल्टी क्या होगी? नील, कोई सी भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, एंटीजन अगर A और B दोनों है तो एंटीबॉडी कोई भी नहीं होगी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। और इसका डोनर ग्रुप कौन सा होगा? ये भैया A
ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है और ए बी से भी ले सकता है। ए बी से भी ले लेगा, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा। मतलब सीधी सी बात क्या है, सबसे ले लेगा। ठीक है, कोई भी दिखा सबसे ले लेगा ये। ठीक है, फिर बात करें ओ ब्लड ग्रुप की। किसकी बात करेंगे? ओ ब्लड ग्रुप की। इस ओ ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन क्या होगा? कोई एंटीजन नहीं होता। ठीक है, ओ के अंदर कोई एंटीजन नहीं होगा। एंटीबॉडी की बात करें तो एंटी ए और एंटी बी। ठीक है, एंटीबॉडी कौन सी होंगी? एंटी ए और एंटी बी। अगर किसी के अंदर ओ ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीजन नील, एंटीबॉडी ए और बी। ठीक है, और ये ब्लड किससे ले सकता है? ये ब्लड भैया सिर्फ ओ से ले सकता है, ओ से ले सकता है। तो अब इस टेबल से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि भैया यूनिवर्सल डोनर कौन सा है, ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबको ब्लड बांट सकता है, जो सबको ब्लड डोनेट कर सकता है, सबको ब्लड दे सकता है, ऐसा कौन सा है? ठीक है, तो इस टेबल के अंदर देखो सब में कौन सा आ रहा है? ए सिर्फ इसमें आ रहा है। ठीक है, तो ओ वाला है ना, ओ वाला जो है ना वो सब के अंदर आ रहा है, ओ वाला जो है ना वो सब के अंदर आ रहा है। मतलब जो ओ ब्लड ग्रुप जिसके पास होगा वो ब्लड किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकता है, किसी भी ब्लड ग्रुप किसी को भी वो दे सकता है। मतलब मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ओ है तो मैं ब्लड किसी को भी डोनेट कर सकता हूं, चाहे वो ए ब्लड ग्रुप वाला हो, चाहे वो बी वाला हो, चाहे वो ओ वाला हो, किसी को भी मैं दे सकता हूं। लेकिन अब मैं पूछूं आपसे कि भैया ऐसा कौन सा है जो सबसे ले सकता है, ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले सकता है? तो भैया ये ए बी ब्लड ग्रुप जिसका होगा ना, ए बी ब्लड ग्रुप जिसका होगा वो क्या होगा? यूनिवर्सल रिसिपिएंट होगा, वो सबसे ब्लड ग्रुप ले सकता है। देखो ए बी जिसका है वो ए बी से भी ले लेगा, ए से भी ले लेगा, बी से भी ले लेगा, ओ से भी ले लेगा, जो मिला उससे ले लेगा। ठीक है, लेकिन जो सबको दे सकता है ना, जो सबको दे सकता है ना, जो सबकी मदद करता है ना, उसकी मदद सिर्फ वही कर सकता है ना। तो जो ओ ब्लड ग्रुप वाला है ना वो सब दे तो सबको सकता है, लेकिन ले सिर्फ किससे सकता है? वो सिर्फ ओ वाले से ले सकता है। ठीक है, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो वो दे तो सबको देगा, लेकिन वो जब उसको जरूरत पड़ेगी लेने की तब किसका ब्लड ग्रुप चाहिए? उसको सिर्फ ओ वाले का ही उसको चाहिए। चलो आगे चलते हैं, बात करें आरएच ग्रुपिंग की। आरएच ग्रुपिंग की बात कर लें तो आरएच एंटीजन, ठीक है, आरएच एंटीजन सबसे पहले कहां देखा गया? रेसस मंकी के अंदर देखा गया। जिसके अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट होगा वो क्या होगा? आरएच पॉजिटिव होगा। और जिसके अंदर आरएच एंटीजन जो है वो अब्सेंट होगा वो क्या होगा? आरएच नेगेटिव होगा। जिसके अंदर आरएच एंटीजन प्रेजेंट वो आरएच पॉजिटिव, जिसके अंदर एब्सेंट वो आरएच नेगेटिव। ठीक है, अब ये जो रेसस मंकी के अंदर सबसे पहले देखा गया इसलिए आरएच इसको कहा जाता है, आरएच से इसको डिनोट किया जाता है। चलो फिर बात करते हैं इर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस की अपन बात कर लेते हैं। तो ये इर्थ्रोब्लास्टोसिस जो फिटलिस है ये होता क्यों है इसकी अपन बात कर लेते हैं। पहले तो देखो मान लो ये मैं कलर थोड़ा चेंज कर लूं। मान लो कि मदर जो है वो क्या है? प्रेग्नेंट है। मदर क्या है? जो प्रेग्नेंट है। इसका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है? आरएच नेगेटिव। कैसा है जी? आरएच नेगेटिव है। ठीक है, और जो इसका बेबी है, जो मतलब प्रेग्नेंट है और इसके अंदर जो बेबी है, जो वोम्ब के अंदर जो बेबी है वो उसका जो ब्लड ग्रुप है वो कैसा है? आरएच पॉजिटिव। आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, मदर का आरएच नेगेटिव है और जो बेबी है उसका आरएच पॉजिटिव ब्लड है। ठीक है, तो क्या होगा जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम पर तो जो प्रेगनेंसी चलती रहती है उस टाइम पर तो जो ब्लड है मदर का और जो बेबी है दोनों का जो ब्लड है वो सेपरेटेड होता है प्लेसेंटा से। लेकिन जब डिलीवरी होती है बेबी की तब चांसेस किसके रहते हैं कि जो बेबी का जो ब्लड है वो किसके अंदर मिक्स हो सकता है? किसके अंदर जा सकता है? मदर के अंदर जा सकता है। ये चांसेस होते हैं। अब जब आरएच पॉजिटिव है बेबी का ब्लड ग्रुप, ठीक है, वो मदर के ब्लड ग्रुप के अंदर चला गया, तो क्या होगा? जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो कैसा है? आरएच नेगेटिव है। तो वो उसको कैसा मानेगा कि भैया ये तो क्या आ गया? ये क्या आ गया? एलर्जन आ गया, ये कोई बाहर का आ गया, एंटीजन आ गया। ये तो क्या आ गया? एंटीजन आ गया। वो इसको मानेगा कि भैया ये तो हमें कोई बीमार करने आ गया। ठीक है, तो वो उसके खिलाफ क्या बनाने लग जाएगी? अपनी बॉडी क्या बनाने लग जाएगी? एंटीबॉडी बनाने लग जाएगी। मदर की जो बॉडी है वो उस ब्लड ग्रुप के खिलाफ क्या बनाने लग जाएगी? एंटीबॉडी बनाने लग जाएगी। ठीक है, एंटीबॉडी बनाने लग जाएगी। तो क्या होगा? जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी इसी मदर को, जब सेकेंड प्रेगनेंसी होगी तब क्या होगा? अगर वो बेबी भी कैसा हुआ? आरएच पॉजिटिव हुआ, तो क्या होगा? जो मदर है उसके अंदर पहले से इसके खिलाफ एंटीबॉडी प्रेजेंट है और इस बेबी के अंदर क्या है? इस बेबी के अंदर क्या देखने के लिए मिलेगी? इर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस अपन को देखने के लिए मिलती है। अब ये जो इर्थ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस है ये क्या है? इसके अंदर होता क्या है? ये फेटल टू फीटस के लिए क्या होती है? घातक होती है। ठीक है, फेटल होती है इसके लिए। इससे क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, बच्चे का जो ब्लड सेल्स को ये मारने लग जाएगी, क्योंकि मदर के अंदर जो चाइल्ड है उसके ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी बन गई, तो
तो वो क्या करेंगी, जो एंटीबॉडीज बनी है वो बच्चे का जो ब्लड है उसको क्या करने लग जाएंगी, उसके आरबीसी को मारने लग जाएंगी। आरबीसी को जब मारने लग जाएंगी तो ब्लड की कमी आ जाएगी, ब्लड की कमी आएगी तो क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर जॉन्डिस भी देखने के लिए मिलता है, बेबी के अंदर क्या हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा। ठीक है, इसको अवॉइड कैसे किया जा सकता है? अब इसको ऐसा नहीं है कि भैया ये इसका कोई इलाज नहीं है, अवॉइड किया जा सकता है, इससे बचा जा सकता है। इस कंडीशन से कैसे बचा जा सकता है? एंटी आरएच एंटीबॉडीज टू मदर इमीडिएटली आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड। पहला जब बच्चा हुआ, पहले बच्चे की डिलीवरी सेफली होगी, उसके बाद में मदर को क्या इंजेक्शन दिया जाएंगे, मदर को दिया जाएगा एंटी आरएच एंटीबॉडी दे दी जाएगी। देखो डॉक्टर जब देखो आजकल जब प्रेग्नेंट होती है ना कोई भी मदर, तो उस टाइम पर जो डॉक्टर है वो चेकअप रेगुलरली करवाती है ना, तो वो करवाना भी चाहिए ना। तो उससे क्या पता रहता है कि डॉक्टर है उसको तो पता रहेगा ना कि हाँ मदर का ब्लड कैसा है, बेबी का ब्लड कैसा है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं। तो ये सारी चीजें ना हो इसके लिए ये सारी चीजें की जा सकती हैं, इस चीज को अवॉइड किया जा सकता है। अगर डॉक्टर के पास नहीं जाया जाएगा, अगर डॉक्टर के पास रेगुलरली चेकअप के पास नहीं जाया जाएगा, तो डॉक्टर क्या पता लगेगा कि इसका ब्लड कैसा है, इसका ब्लड कैसा है। ठीक है, तो फिर वो चीजें सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर फिर दिक्कत आती है। तो इसलिए जो है आजकल तो लोग अवेयर है ना, जब भी प्रेगनेंसी होती है तो वो रेगुलरली डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जब भी अगर फर्स्ट चाइल्ड के अंदर क्या है, आरएच पॉजिटिव है और मदर कैसी है जी, आरएच नेगेटिव है, तो डॉक्टर क्या करता है उसको क्या दे देता है, एंटी आरएच एंटीबॉडी दे देता है कि भैया ये एंटीबॉडी ना बनाए। ठीक है, इस आरएच के खिलाफ एंटीबॉडी ना बना ले, इसके खिलाफ क्या कर देता है कि वो एंटीबॉडी ना बनाए, ऐसा इसको इंजेक्शन दे देता है ताकि क्या हो, जो सेकंड चाइल्ड हो उसके अंदर दिक्कत ना आए। ठीक है, ये समझ गए। आगे चलते हैं, चलो आगे चलते हैं, बात कर ले ब्लड क्लोटिंग की बात कर लेते हैं। ब्लड क्लोटिंग कैसी होती है? प्रोथ्रोम्बिन है, इनएक्टिव है, प्रो आ गया मतलब क्या है, इनएक्टिव है। इसको एक्टिवेट कौन करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज जो है वो इसको एक्टिवेट करेगा और इसको थ्रोम्बिन में बदलेगा। किसमें बदलेगा जी, थ्रोम्बिन के अंदर बदल देगा। अब एक है फिब्रिनोजन जो है, जन आ गया मतलब क्या है, इनएक्टिव स्टेज के अंदर है। थ्रोम्बिन आएगा और इसको क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा और किसमें बदल देगा, फिब्रिन के अंदर बदल देगा। ठीक है, ये क्या है, ये क्या करेगा, फिब्रिन जो है क्या करेगा, क्लोट या फिर कोगुलम जो है वो बनवाने में मदद करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो अपने को यहाँ पर दो रिएक्शन ही दे रखी है, लेकिन ऐसी सीरीज ऑफ रिएक्शन चलती है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं और उन सबको रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कैस्केड प्रोसेस कहा जाता है। इन जो सीरीज ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं अपन, कैस्केड प्रोसेस कहते हैं। कैस्केड प्रोसेस कहते हैं सीरीज ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शंस, को क्या बोलते हैं अपन, कैस्केड प्रोसेस कहा जाता है। यहां पर तो अपने एनसीईआरटी के अंदर दो ही रिएक्शन दे रखे हैं, बाकी सीरीज ऑफ रिएक्शंस होती हैं। चलो, कैल्शियम आयन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्लोटिंग के अंदर जो कैल्शियम आयन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वाला जो वर्ड, ये जो लाइन है, ये मत भूलना कभी भी, कैल्शियम आयन का बहुत ज्यादा रोल होता है किसके अंदर, क्लोटिंग के अंदर, एग्जाम के अंदर आया हुआ है। फिर बात कर लेते हैं लिम्फ की, बात कर लेते हैं। लिम्फ क्या है, टिश्यू या फिर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, कलरलेस होता है जी, कंटेंट्स डब्ल्यूबीसी, इसके अंदर क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, लिम्फोसाइट होती हैं। ठीक है, आरबीसी इसके अंदर नहीं होती। फेट एब्जॉर्प्शन का काम होता है जी, फेट एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। अपन देखो डाइजेशन पढ़ा, अपन ने डाइजेशन पढ़ा, डाइजेशन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो फैटी एसिड है, ग्लिसरॉल है, इसका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है, तो इसके क्या कर लेते हैं अपन, इमल्सीफाई करते हैं। इमल्सीफाई करने के बाद में ठीक है, इसके अंदर अपन प्रोटीन की कोटिंग करते हैं, तो काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। जो काइलोमाइक्रोन जो है वो फिर कहाँ क्या एब्जॉर्ब होते हैं, लिम्फ के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं और फिर लिम्फ से वो कहाँ जाते हैं, ब्लड के अंदर वो जाते हैं। तो ऐसे एब्जॉर्प्शन, फेट एब्जॉर्प्शन के अंदर भी हेल्प करता है। चलो आगे चलते हैं, फिर आगे बात करेंगे अब सर्कुलेटरी पाथवेज की। सर्कुलेटरी जो पाथवेज हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ओपन और क्लोज्ड। ठीक है, ओपन कहां है और क्लोज क्या है। ठीक है, ओपन टाइप के आर्थ्रोपोड्स और मोलस्का के अंदर आपको ओपन टाइप के दिखेंगे और क्लोज जो है वो एनालिडा और कोडेटा के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्लोज टाइप के एनालिडा और कोडेटा के अंदर अपन क्या, कोडेटा, तो एनालिडा और कोडेटा के अंदर अपन क्या दिखेंगे, क्लोज टाइप के। ओपन टाइप के अपन को दिखेंगे आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के अंदर। चलो जी, अब ये ओपन टाइप का, ये आपका क्या है, हार्ट है, दिल है। ठीक है, ये क्या है, हार्ट है। ठीक है, अब यहां से क्या है, एक पाइप निकला बड़ा सा, और जाके एक बड़े से एरिया के अंदर खुल गया, जाके खुल गया। तो ये क्या है, ओपन टाइप का है। ये क्या है, ओपन टाइप का है, बड़े से एरिया के अंदर खुला, उसके अंदर क्या ऑर्गन्स है और ऑर्गन्स को क्या ब्लड डायरेक्टली ऐसे मिल जाता है। हार्ट से बड़ा सा पाइप निकल के, ठीक है, और क्या है, जो ऑर्गन्स है सारे उसके अंदर खुल गया, एक बड़े से एरिया के अंदर खुल गया और वो सारे जो है वो ब्लड के अंदर भीग गए और क्या हो गया, उनको सारा को ब्लड मिल गया। ठीक है, जो गाँव से है ना, उन्होंने देखा होगा कि खेतों के अंदर जो क्यारियां बनाई जाती है ना, ठीक है, तो वो वाला सिस्टम हिसाब होता है इसके अंदर कि जो
मतलब ऐसे जो फसल है उसको लगा दी, और उसके बाद में क्या है, पानी को क्या है, एक पाइप के थ्रू, बड़े से पाइप के थ्रू उसके अंदर छोड़ दिया जाता है, और जो पानी है वो उसके अंदर फैल जाता है और सभी पौधे जो है उनके अंदर पानी लग जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसको क्लोज टाइप की बात कर लेते हैं। क्लोज टाइप के अंदर क्या है, ये आपका दिल है, हार्ट है, हार्ट से निकलेंगी, ठीक है, यहां से निकली, ठीक है, एक वेसल यहां से निकली, एक ब्लड वेसल यहां से निकली। अब ये जो ब्लड वेसल यहां से निकली, ये छोटे छोटे भागों में टूट जाएगी, छोटी छोटी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर ये अलग अलग के अंदर क्या है, टूट जाएगी, अलग अलग के अंदर बट जाएगी ये, ठीक है, अलग अलग ब्लड वेसल्स के अंदर ये बट जाएगी, और एक क्या है, एक क्या जाल सा बना लेगी, क्या है, जाल सा, एक नेटवर्क सा बना लेगी ब्लड वेसल्स का, और अलग अलग ऑर्गन्स के पास में जाती रहेंगी। तो ये क्या है, ज्यादा इफेक्टिव है, क्लोज टाइप वाला क्या है, ज्यादा इफेक्टिव मेथड है, इसके अंदर ब्लड लॉस कम है, ठीक है, और जब ब्लड है वो इफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट भी होता है, ठीक है, ये क्या है, नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल इसमें बनता है। अब बात कर लेते हैं अपन हार्ट की। हार्ट भैया कितने चेंबर का है, 2 चेंबर, 3 चेंबर, 4 चेंबर, इनकी बात कर लेते हैं। 2 चेंबर का हार्ट अपन को देखने के लिए कहां मिलेगा, इसके अंदर क्या होता है, 2 एट्रियम होते हैं, जो 2 चेंबर का हार्ट होता है इसके अंदर 2A, ठीक है, एक ए एट्रियम प्लस वेंट्रिकल, ठीक है, ऐसे लिख लो ना, 2 एट्रियम नहीं होते, ठीक है, तो एट्रियम प्लस वेंट्रिकल क्या होता है, फिशस के अंदर होता है, कहां होता है जी, फिशस के अंदर अपन को देखने के लिए मिलता है। 3 चेंबर की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है, 2 एट्रियम होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है, 2 एट्रियम एक वेंट्रिकल होता है। कहां, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के अंदर अपन को देखने के लिए मिलता है 3 चेंबर्ड हार्ट, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स के अंदर। 4 चेंबर की बात करें इसके अंदर 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल इसके अंदर होते हैं, ठीक है। ये कहां होता है, बर्ड्स और ममल्स, ठीक है, और क्रोकोडाइल्स के अंदर होता है। बर्ड्स ममल्स के अंदर 4 चेंबर्ड हार्ट है, और क्रोकोडाइल के अंदर भी 4 चेंबर्ड हार्ट है। लेकिन क्रोकोडाइल तो क्या होता है, रेप्टाइल होता है ना, रेप्टाइल के लिए तो क्या लिख रखा है, रेप्टाइल तो 3 चेंबर्ड होते हैं ना, तो ये कहां से आ गया, ये जी एक्सेप्शन है, ये है तो रेप्टाइल लेकिन ये 4 चेंबर्ड हार्ट होते हैं इसके अंदर। अब एक बात कर लेते हैं सर्कुलेशन की। पहले बात कर ले सिंगल सर्कुलेशन की। सिंगल सर्कुलेशन जो है वो कैसे होता है, सिंगल सर्कुलेशन किसके अंदर होगा, इन 2 चेंबर्ड हार्ट, 2 चेंबर्ड जिसका हार्ट है उसके अंदर सिंगल सर्कुलेशन होगा। चलो सिंगल सर्कुलेशन होता कैसे है जी, वो देखो, यहां पर क्या है, ये हार्ट है, ये दिल है, ठीक है जी, दिल है, ठीक है, ये टिश्यू है, टिश्यूज है, टिश्यू से क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, क्या है जी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहां आया, अट्रियम के अंदर आया, अट्रियम के अंदर आ भी गया, ठीक है। अब अट्रियम से ये ब्लड कहां जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, सीधी सी बात है, अट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, चला भी गया वेंट्रिकल के अंदर। कौन सा ब्लड गया है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो वेंट्रिकल से निकलकर कहां जाएगा, गिल्स के पास में जाएगा, क्योंकि इनके अंदर क्या है, गिल्स क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है इनके अंदर। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको ऑक्सीजनेट करने के लिए कहां जाना पड़ेगा, रेस्पिरेटरी ऑर्गन के पास में जाना पड़ेगा, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन के अंदर क्या है, गिल्स है। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहां जाएगा, गिल्स के पास में जाएगा, चला भी गया। गिल्स ने क्या कर दिया, इनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया, कर भी दिया। चलो जी, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहां जाएगा, टिश्यूज के पास में जाएगा, क्योंकि टिश्यूज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जरूरत है। यहां पर क्या गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया इसके अंदर, टिश्यूज के अंदर, टिश्यूज ने क्या कर दिया, इसको डीऑक्सीजनेट कर दिया, ये वापस इसके अंदर आया, वापस ऐसे गया, ये पूरी सर्कुलेशन है। इसके अंदर एक ही टाइप का ना, यहां से आया, ये बस सिंगल सर्कुलेशन है। क्या है, सिंगल सर्कुलेशन है। अब बात करेंगे किसकी, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की। सिंगल की बात कर ली, अब बात करेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, मतलब आधा अधूरा डबल सर्कुलेशन है, ठीक है। चलो ये किसके अंदर देखने के लिए मिलता है अपन को, इन 3 चेंबर्ड हार्ट, जिनका हार्ट 3 चेंबर्ड है उनके अंदर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। चलो जी, इसके अंदर देखो ये क्या है, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, 3 चेंबर का है, 2 चेंबर ऊपर हो गए, तो नीचे एक क्या है, तो वेंट्रिकल, वेंट्रिकल क्या है, एक ही है। चलो देखो यहां से ये लंग्स है, ये क्या है, लंग्स है, लंग्स से क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया कहां पर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया। लंग्स से क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर आ गया जी। चलो ठीक है, टिश्यू से क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर लंग्स से क्या आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और टिश्यूज से डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहां आया, राइट एट्रियम के अंदर, इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड, इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड, बिल्कुल ठीक बात है। अब लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो कहां जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर, और राइट एट्रियम से भी कहां जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर जाएगा, बिल्कुल सही बात है, जाएगा जी। अब यहां तो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में दीवार थी, इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो दोनों अलग अलग थे, सेपरेट थे। लेकिन अब दोनों कहां गए, वेंट्रिकल के अंदर चले गए। वेंट्रिकल के अंदर तो कोई दीवार नहीं है, वो तो एक खुला कमरा है, उसके अंदर तो दोनों को मिक्स होना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर क्या हुआ, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां से ऑक्सीजनेटेड आया, और दोनों आकर मिक्स हो गए, दोनों ब्लड आकर मिक्स हो गए। अब यहां से क्या होगा, वेंट्रिकल जैसे ही पंप करेगा, वेंट्रिकल जैसे ही सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो यहां से जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहां जाएगा, लंग्स के पास में जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजनेट होना है।
डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहां जाएगा, लंग्स के पास में, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो वो कहां जाएगा, टिश्यूज के पास में। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया आपने भी तो कहा कि दोनों वेंट्रिकल के अंदर आके मिक्स हो जाते हैं, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो दोनों आकर वेंट्रिकल के अंदर आके मिक्स हो जाते हैं, तो आपने ऐसे कैसे कह दिया कि यहां पर क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया इसके अंदर लंग्स के पास में, और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया टिश्यू के पास में। तो भैया मेरा कहने का मतलब ये है कि जाते तो दोनों है, जाते तो दोनों है। देखो यहां पर दोनों मिक्स हो गए, तो इस वाली जो पाइप है इसके अंदर, इस ब्लड वेसल के अंदर ऑक्सीजनेटेड भी जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड भी जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अपन डीऑक्सीजनेटेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो तो पहले से ऑक्सीजनेटेड है, ठीक है। तो इसके अंदर जो डीऑक्सीजनेट जाएगा वो तो उसकी तो कोई जरूरी नहीं है, वापस ऑक्सीजनेट करने की कोई जरूरी नहीं है। जो डीऑक्सीजनेट जाएगा वो ऑक्सीजनेट होकर आ जाएगा। ऐसे ही इसके अंदर भी दोनों जाएंगे, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है, क्योंकि दोनों मिक्स हो चुके हैं पहले ही। तो जो ऑक्सीजनेटेड होगा वो टिश्यू है उसको यूज में ले लेगा, उसको डीऑक्सीजनेट कर देगा, और डीऑक्सीजनेटेड जो पहले से है उसका तो क्या ही कर सकते हैं ना। तो इसके अंदर ये मिक्स वाला सिस्टम चलता है, इसलिए क्या बोला इसको, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोला है। चलो जी आगे चलते हैं, अब बात कर लेते हैं डबल सर्कुलेशन की बात कर लेते हैं। चलो जी अब डबल सर्कुलेशन की अपन बात करेंगे, जो ह्यूमंस के अंदर है अपनी बातें करेंगे। चलो ये देखो भाई, ये अपना क्या है, दिल है, क्या है जी, दिल है, ठीक है। अब ऊपर देखो, ऊपर इसके अंदर क्या है, राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये नीचे राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर है, बिल्कुल है जी, 4 चैम्बर दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो राइट एट्रियम और जो लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो दीवार है इसका नाम क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम। क्या नाम है जी, इंटर एट्रियल सेप्टम, IAS, क्या है, IAS है दोनों के बीच में, ठीक है। और ये कैसा होता है, पतला होता है जी, कैसा होता है, पतला होता है, थिन होता है, ठीक है। अब देखो ये जो है राइट वेंट्रिकल और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल, इनके बीच में भी एक मोटी सी दीवार है, मोटी सी दीवार दिख रही है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है भैया इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या नाम है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, IVS। कैसी होती है जी, थिक होती है, ठीक है। ये कैसी होती है, नीचे वाली मोटी, ऊपर वाली पतली, ठीक है। ये क्या है, पतली है, ठीक है जी, ये नीचे वाली क्या है, मोटी है, ठीक है, ठीक है। चलो जी अब ये देखो इन दोनों के बीच में दीवार है, इन दोनों के बीच में दीवार है, लेकिन ये देखो राइट एट्रियम, ये ऊपर वाला लेफ्ट एट्रियम हो गया, ठीक है। नीचे क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। अब इन दोनों के एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी तो दीवार है ना, इन दोनों के बीच में भी तो दीवार है, इसको क्या बोलेंगे, इस दीवार को क्या बोलेंगे, अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे, अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है उसको क्या बोलेंगे, अट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाएगा, ठीक है। अब देखो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के बीच में जो रास्ता है, जो गेट है, उसको क्या बोलेंगे, यहां पर देखो ये हरे कलर के अंदर जो आपको गेट दिख रहा है, राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के आने जाने के बीच में भी कोई छेद होगा बीच में, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल। यहां पर ये वॉल लगा हुआ है, इसको बोलेंगे ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड देखो आपको मर्सिडीज का लोगो सा दिख रहा है ना आपको, ये ठीक है, 3 से मर्सिडीज का लोगो सा दिख रहा है ना, तो ये क्या, ट्राइकस्पिड वॉल, क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल, ठीक है। ये लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो है, जो गेट है, ठीक है, जो वॉल है, उसका नाम क्या है, बाइकस्पिड वॉल। यहां पर क्या है, 2 ही कस्पिड है, क्या है, 2 ही कस्पिड है, इसलिए क्या बोल दिया इसको, बाइकस्पिड वॉल या फिर मिट्रल वॉल। क्या बोल दिया, मिट्रल वॉल। इनके अंदर कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, क्या है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड, ठीक है। अब देखो, अब एक चीज और देखो, यहां पर जो वेंट्रिकल है, इनके अंदर देखो ये नीचे मसल है जो रेड कलर के अंदर आपको दिख रही हैं, इन मसल्स का नाम क्या है, पेपिलरी मसल्स। का नाम है जी, पेपिलरी मसल्स इनको कहा जाता है। ये थिक मसल्स हैं जो वेंट्रिकल्स के अंदर होती हैं, जिनको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। ये जो आपके दिख रहे हैं, आपको कलर मैं थोड़ा सा चेंज कर लूं एक बार ताकि आपको सही से दिखे, ये लो, ये पिंक कर लेते हैं, चलो ठीक है। ये जो आपका ट्राइकस्पिड वॉल है, ट्राइकस्पिड जो वॉल है, इनसे क्या निकलेंगे, धागे निकलेंगे, ये निकलेगा, 2-3 धागे इनसे निकले, और वो किससे जुड़े होंगे, पेपिलरी मसल से जुड़े हुए होंगे। ट्राइकस्पिड वॉल से धागे निकले और वो किससे जुड़े हुए हैं, पेपिलरी मसल से जुड़े हुए हैं। और इन धागों का नाम क्या है जी, इन धागों का नाम है कोर्डाई टेंडिनाई। क्या नाम है, कोर्डिनाई टेंडिनाई। जो आपके ट्राइकस्पिड वॉल है, उनसे 3 धागे निकलेंगे और वो धागे कहां जुड़ेंगे, वो जुड़ेंगे पेपिलरी मसल से। इनका नाम क्या है, कोर्डाई टेंडिनाई। ऐसे ही बाइकस्पिड वॉल से भी धागे निकलेंगे और वो कहां जुड़ेंगे, पेपिलरी मसल से जुड़ेंगे, और उनका नाम भी क्या है, कोर्डिनाई टेंडिनाई। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर होनी ही चाहिए। अब क्या, किसकी बात कर ले अपन, अब बात कर लेते हैं अपन कि कैसे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, कैसे दिल धड़कता है, उसकी बात कर लेते हैं। दिल कैसे धड़कता है, धक धक धक, ठीक है। अब कैसे धड़कता है उसकी बात कर लेते हैं। चलो जी, चलो कलर थोड़ा सा मैं चेंज कर लूं ताकि आपको बढ़िया से दिखे। कलर कौन सा करूं, ये देख लेते हैं। चलो
अब एक होता है इसके अंदर हार्ट जो है ना, अपना दिल जो आपको दिख रहा है ना, इसके अंदर क्या है, एक एसए नोड होता है। क्या होता है? एसए नोड होता है। अब एसए नोड की मैं लोकेशन बता दूं, लोकेशन अपने दिमाग में बैठा लो, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एसए नोड जो है वो कहां होता है? राइट अट्रियम के राइट अपर कॉर्नर के अंदर। राइट अट्रियम जो है उसके राइट अपर कॉर्नर के अंदर क्या होगा? आपका एसए नोड होगा। अब मुझे राइट अट्रियम कौन सा है? ये वाला है कि ये वाला है? राइट अट्रियम तो ये वाला है, ठीक है जी। इसका अपर कॉर्नर ये ऊपर हो गया। अपर कॉर्नर कौन सा? राइट साइड में, राइट अपर कॉर्नर बोला ना मैंने, राइट अट्रियम का राइट अपर कॉर्नर, ये राइट अट्रियम है, इसका राइट अपर कॉर्नर ये वाला हो गया। तो यहां पर मैं क्या कर दूं? एसए नोड। यहां पर क्या आ जाएगा? आपका एसए नोड आ जाएगा जी, ठीक है, एसए नोड है। अब यहां से जो एसए नोड है, ठीक है, यहां से निकलेंगी तारें। क्या निकलेंगी? वायर्स निकलेंगे। ऐसे समझो कि वायर निकलेंगे यहां से। यहां से क्या निकलेंगे? ये क्या है? एसए नोड क्या है? मेन स्विच है। और यहां से निकलेंगे वायर्स। क्या निकलेंगे? वायर निकला। और क्या आ गया? क्या यहां पर क्या है? जो एक है एसए नोड हो गया, और एक है एवी नोड, ठीक है, एक है एवी नोड। अभी जो तार है वो कहां जाएगी? एवी नोड के पास में जाएगी। एसए नोड से तार निकली और वो कहां जाएगी? एवी नोड के पास में जाएगी। अब एवी नोड की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। एवी नोड की लोकेशन क्या है? क्या है एवी नोड की लोकेशन? राइट अट्रियम का लोअर लेफ्ट कॉर्नर। क्या है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर। अब ये राइट अट्रियम ये है ही, इसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है जी? लोअर लेफ्ट कॉर्नर यही तो है। यहां पर ये लो जी, एवी नोड हो गया। यहां पर क्या आ गया? एवी नोड। यहां से ऐसे नोड से तार निकली और वह कहां आ गई? एवी नोड के पास में आ गई जी, आ गई। अब एवी नोड से क्या निकलेंगी? बहुत सारी तारें निकलेंगी, बहुत सारी तारें निकलेंगी, तारों का एक बंडल निकलेगा पूरा, ठीक है। तारों का बहुत सारी तारें होंगी, उनको अपन ने एक साथ में बांध दिया तो क्या बन गया? बंडल बन गया। क्या बन गया? बंडल बन गया। तो एवी नोड से क्या निकली? बहुत सारी तारें निकली, इनका क्या निकलेगा? एक बंडल सा निकलेगा, ठीक है, बंडल सा निकलेगा। कहां से निकलेगा? एवी नोड से, ठीक है। अब एवी नोड जो है, इससे बंडल निकला, इसको क्या बोलेंगे अपन? एवी बंडल कहेंगे। क्या बोलेंगे? एवी बंडल, ठीक है जी, बोल दिया, एवी बंडल भी बोल दिया, ठीक। अब एवी बंडल जो है वो आगे जाकर अलग छोटे छोटे ये बंडल जो वो खुल जाएगा और जो तारे हैं वो फैल जाएंगी। तारे जो है वो फैल जाएंगी और ये ऐसे फैल जाएंगी, ये ऐसे फैल जाएंगी आगे जाके, ठीक है। और ये फैलकर ऐसे ऐसे पूरे वेंट्रिकल के अंदर ऐसे फैल जाएंगी, ठीक है, ये पूरे वेंट्रिकल के अंदर फैल जाएंगी। अब ये जो छोटी छोटी तारे हैं, जो पतली पतली तो तारे निकली हैं, इनको क्या बोलेंगे अपन? पुरकिंजे फाइबर। क्या बोलेंगे जी? पुरकिंजे फाइबर। ये लो जी, पुरकिंजे फाइबर, फाइबर, ठीक है, ये पुरकिंजे फाइबर हो गए। अब एसए नोड जो है ना, एसए नोड, ये जो बला है ना, ये बला, ये एसए नोड जो है, ये क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। क्या करेगा? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा। और वो एक्शन पोटेंशियल जो है इस वायर के थ्रू कहां जाएगा? एवी नोड के पास में जाएगा। एवी नोड जो है फिर उस एक्शन पोटेंशियल को कहां ट्रांसमिट करेगी? एवी बंडल के अंदर ट्रांसमिट करेगी। और एवी बंडल से वो कहां जाएगा? पुरकिंजे फाइबर्स के थ्रू कहां चला जाएगा? पूरी वेंट्रिकल के अंदर फैल जाएगा। पूरी वेंट्रिकल के अंदर वो एक्शन पोटेंशियल जो है वो फैल जाएगा। और जो हार्ट जो है वो कैसे क्या करेगा? पंप करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। वही क्या है? पंप है। वही क्या है? पंप है। अपना जो दिल है वो क्या करेगा? धड़केगा। अपना दिल जो है वो धक धक करने लग जाएगा। तो यहां पर एसए नोड जो है वो क्या है? उसको क्या बोलेंगे? पेस मेकर। क्या है? एसए नोड क्या है? पेस मेकर है। और ये एक्शन पोटेंशियल जो है वो जनरेट कितने करता है जी? वो जनरेट करता है ये 70 to 75 पर मिनट। एक मिनट के अंदर 70 से 75 एक मिनट के अंदर ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। तो इसी का जो एवरेज लिया है 72 बीट्स। अपन को पता है ना कि अपना दिल कितने बार धड़कता है? एक मिनट के अंदर 72 बार धड़कता है। तो वो इसी का एवरेज हो गया कि 72 बार दिल धड़केगा। चलो, और ये क्या है? आपका जो एसए नोड है ये क्या है? ऑटो एक्साइटेबल है। क्या है? ऑटो एक्साइटेबल है, मतलब ये अपने आप एक्साइट होता है, अपने आप जो है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है, किसी और किसी को जरूरत नहीं है। अपने आप दिल धड़कता है तो धड़कता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कार्डियक साइकिल की। किसकी बात करेंगे जी? कार्डियक साइकिल की बात करेंगे। ये लो जी, कार्डियक साइकिल, ठीक है। ये देखो भाई, इसके अंदर क्या आया? इसके अंदर इतना अपन ने पढ़ लिया, तो अभी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके अंदर आता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी के अंदर आता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सी एट्रियम के अंदर आता है? जल्दी से बताओ मुझे, कौन से के अंदर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर आएगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया लेफ्ट एट्रियम के अंदर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आएगा? कौन सी के अंदर आएगा? कौन से एट्रियम के अंदर? राइट एट्रियम के अंदर आता है। ये लो जी, राइट एट्रियम के अंदर आ गया, आ गया। अब बातें करो, अब बातें करते हैं किसकी? कि भैया यहां से ब्लड आया इसके अंदर राइट एट्रियम के अंदर, और यहां से ब्लड आया ऑक्सीजनेटेड किसके अंदर? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। बात क्लियर है? आ गया ब्लड। अब जो है ना, अभी जो है दोनों एट्रियम
और वेंट्रिकल दोनों क्या है, रेस्ट में, बिल्कुल रेस्ट में, ठीक है, बिल्कुल क्या है, रेस्ट में है। तो ब्लड जो है वो यहां से आएगा, यहां से आएगा, और ये गेट है ना इनके दोनों के बीच में, ये खुला हुआ है, ये गेट भी खुला हुआ है, दोनों रेस्ट में है, गेट खुला हुआ है, ठीक है। अब यहां से ब्लड आएगा, यहां से ब्लड आएगा, तो वो क्या है, कुछ ब्लड तो इस डायरेक्ट गेट से होते हुए और वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। यहां से ब्लड आया और ये गेट खुला मिलेगा, गेट खुला मिलेगा, तो ये जो है कुछ ब्लड तो वेंट्रिकल के अंदर सीधा चला गया, सीधा चला जाता है, और कुछ ब्लड जो है वो साइड में से इकट्ठा होता जाता है, ठीक है। कुछ ब्लड यहां पर डायरेक्ट चला जाता है वेंट्रिकल के अंदर, कुछ ब्लड जो है वो साइड में ऐसे इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी होगा, ऐसे कुछ ब्लड डायरेक्ट वेंट्रिकल के अंदर, कुछ ब्लड साइड में ऐसे इकट्ठा होता रहेगा, ठीक है। अब ये जो है, ये कंडीशन क्या है, रेस्ट में, जब दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों रेस्ट के अंदर है, तब ये कंडीशन है कि डायरेक्ट ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के अंदर भी जा रहा है, कुछ एट्रियम के अंदर भी इकट्ठा हो रहा है। ये कंडीशन कब है, जब दोनों रेस्ट के अंदर है, मतलब दोनों क्या है, जॉइंट डायस्टोल के अंदर है। क्या है, जॉइंट डायस्टोल, मतलब दोनों रेस्ट के अंदर है, दोनों रेस्ट के अंदर, इसलिए क्या बोल दिया, जॉइंट डायस्टोल इसको बोल दिया, ठीक। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ब्लड जो है डायरेक्ट इसके अंदर भी जा रहा है, लेकिन इधर भी तो इकट्ठा हो रहा है, इधर इकट्ठा हो रहा है, तो उसको भी कहां भेजना है, वेंट्रिकल के अंदर ही भेजना है। यहां जो ब्लड इकट्ठा हुआ होगा, यहां भी कुछ ब्लड इकट्ठा हुआ होगा, उसको भी तो अपन को वेंट्रिकल के अंदर ही भेजना है। कैसे भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, ये जो एट्रियम है ना, ये जो एट्रियम है क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जैसे ही सिस्टोल करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये जो इसके अंदर यहां ब्लड इकट्ठा हुआ था, वो सारा का सारा वेंट्रिकल के अंदर भर जाएगा, सारा का सारा कहां भर जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर भर जाएगा, भर गया, ठीक है। ये जो कैस्पिड वॉल है ना, कैस्पिड वॉल है जो दोनों के बीच में जो ये गेट है, इनका काम क्या है जी, वॉल का काम क्या है कि जो वेंट्रिकल के अंदर जो ब्लड चला गया ना, उसको वापस नहीं आने देंगे। इनका काम क्या है, वापस नहीं आने देंगे उस ब्लड को, ठीक है। तो जैसे ही एट्रियम दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो जो ब्लड साइड में इकट्ठा हुआ था यहां पर, वो किसके तरफ चला जाएगा, वेंट्रिकल के अंदर चला गया, ठीक है, चला गया, ठीक है। सारा ब्लड कहां गया, वेंट्रिकल के अंदर आ गया। अब वेंट्रिकल क्या है, वेंट्रिकल सिस्टोल करेंगी। अब क्या है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो ये जो कैस्पिड वॉल है ना, ये जो गेट है, ये दरवाजे बंद हो जाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड जो है वो पीछे भी तो जा सकता है, पीछे भी तो जा सकता है, आगे की जगह तो पीछे ना जाए, इसलिए क्या हो जाता है, ये जो गेट है जो है ये बंद हो जाएंगे। और जो वेंट्रिकल जब सिस्टोल करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहां पर क्या है, यहां पर ये लगे हुए हैं क्या, सेमिलुनर वॉल, ये क्या है, सेमिलुनर वॉल जो लगे हुए हैं, ये वॉल जो है ये खुल जाएंगे, और ब्लड जो है इसके अंदर अवोर्टा और पल्मोनरी जो आर्टरी है, इनके अंदर ब्लड जो है वो चला जाएगा। सही बात आई समझ में कुछ बात, ठीक है। आर्टरियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो यहां पर जो ब्लड इकट्ठा हुआ था वो वेंट्रिकल के अंदर चला गया। अब जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिस्टोल करेगी, तो क्या होगा, जो ब्लड है वो पीछे ना जाए, इसलिए कैस्पिड वॉल जो है वो बंद हो जाती है। जैसे ही कैस्पिड वॉल बंद होती है, तो एक आवाज सुनाई देती है, जिसको क्या बोलते हैं, लब। क्या बोलते हैं जी, लब। एक साउंड आता है जिसको बोलते हैं लब, ठीक है। अब ये जो वेंट्रिकल जब सिस्टोल करेंगे, तो ये वाले गेट तो बंद होंगे, और यहां पर जो सेमिलुनर वॉल लगे हुए हैं, ये सेमिलुनर वॉल जो है वो खुलते हैं। क्या है, वो खुलते हैं, जिससे आवाज आती है डब, ठीक है। यहां कौन सी आवाज आई, ये बंद होने पर क्या आई, लब, और ये खुलते हैं तो क्या आती है, डब। क्या आती है, डबाव की आवाज आती है, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे ही इनका सर्कुलेशन होता है। अब बात कर लेते हैं, ये सारा खेल गणित का खेल कर लेते हैं, थोड़ा सा कार्डियक साइकिल की थोड़ी सी गणित की बातें कर लेते हैं। हार्ट बीट, ठीक है, हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट, एक मिनट के अंदर कितनी बार दिल धड़कता है जी अपना, 72 बार धड़कता है। कितनी बार, 72 बार। अब सिंपल सी गणित है, क्या गणित है कि 72 बार धड़का कितनी सेकंड में, 60 सेकंड में। एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, बता दो ना। हाँ, तो 72 बार धड़का कितनी सेकंड में, 60 सेकंड में। तो मैं पूछ रहा हूं कि एक सेकंड में कितनी बार दिल धड़केगा, 60 सेकंड में अगर दिल 72 बार धड़क रहा है, तो एक सेकंड में कितनी बार धड़केगा, सिंपल सी गणित है जी, 72/60 कर दो। क्या कर दो, 72/60 कर दो, तो क्या आ जाएगा, इंग्लिश मीडियम, तो 72/60 कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर आएगा, 0.8 सेकंड, सॉरी 0.8 सेकंड आपका आंसर आएगा। मतलब एक सेकंड में क्या होगा, मतलब एक जो धड़कन होगी वो कितनी सेकंड में होगी, 0.8 सेकंड के अंदर होगी, ठीक है। एक बीट जो है वो कितनी सेकंड में होगी, एक बीट जो है वो कितनी सेकंड में होगी, 0.8 सेकंड के अंदर होगी, ठीक है। चलो, ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे, कार्डियक साइकिल। मतलब ये जो सारा काम हो रहा है ना, ये एट्रियम का सिस्टोल, दोनों पहले रेस्ट के अंदर थे, दोनों जॉइंट डायस्टोल के अंदर थे। उसके बाद में ये एट्रियम ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद में वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ये सारा काम जो है वो कितनी देर में होता है, 0.8 सेकंड के अंदर होता है। मतलब एक जो धड़कन है वो कितनी देर में होती है, 0.8 सेकंड के अंदर एक धड़कन होती है, ठीक है। वापस बोल रहा हूं, ये पहले दोनों जॉइंट डायस्टोल के अंदर थे, उसके बाद में ये एट्रियम ने सिस्टोल किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, उसके बाद में वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट हुए। सारा काम कितनी देर में होगा, 0.8 सेकंड के अंदर, ठीक है। अब इससे देखो
ये जो आपका डायग्राम दिखा रखा मैंने कि चार्ट सा क्या है, इसको क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हो ना। ये अट्रियम सिस्टोल कितनी देर हुआ, 0.8 सेकंड का। अब अपन को हिसाब चाहिए कि पूरा हिसाब क्या है भैया, ठीक है, पूरा हिसाब लेना पड़ेगा अपन को कि 0.8 सेकंड के अंदर क्या क्या काम किया, वो सारा अपन को बताना पड़ेगा, किसने कितनी देर काम किया, ये सारी रिपोर्ट अपन को बनानी है। तो वही रिपोर्ट है ये, क्या है जी, ये 0.8 सेकंड की पूरी साइकिल है। इसके अंदर 0.1 सेकंड किसने काम किया, 0.1 सेकंड किसने काम किया, अट्रियल सिस्टोल ने। अट्रियल सिस्टोल कितनी देर हुआ, अट्रियम का सिस्टोल कितनी देर हुआ, कितनी देर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, 0.1 सेकंड क्या हुआ, सिस्टोल हुआ। अट्रियम का सिस्टोल कितनी देर, 0.1 सेकंड। कितनी देर में से 0.8 सेकंड टोटल था, उसमें से 0.1 सेकंड क्या हुआ, अट्रियम सिस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर हुआ, 0.3 सेकंड। कितनी देर, 0.3 सेकंड हुआ। कितनी देर में से 0.8 सेकंड टोटल टाइम है, उसमें से 0.3 सेकंड क्या हुआ, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ, ठीक है। काम कितनी देर किया वेंट्रिकल ने, 0.3 सेकंड, ठीक है। अब दोनों रेस्ट में कितनी देर रहे, जॉइंट डायस्टोल कितनी देर रहा, 0.4 सेकंड। 0.8 सेकंड की पूरी साइकिल है, उसमें से 0.4 सेकंड जो है वो क्या रहा, जॉइंट डायस्टोल रहा, क्या रहा, दोनों रेस्ट के अंदर रहे, ठीक है। अब मोटी मोटी बात समझ लो कि अब मैं पूछूं कि जो अट्रियम जो है ना, अट्रियम जो है, ठीक है, अट्रियम जो है वो कितनी देर रेस्ट में रहा, वो कितनी देर रेस्ट में रहा, ये आपको बताना है। कितनी देर रेस्ट में रहा वो, कितनी देर उस रेस्ट के अंदर, डायस्टोल के अंदर कितनी देर रहा वो। देखो काम उसने कितना किया, 0.1 सेकंड काम किया, 0.1 सेकंड काम किया, 0.8 सेकंड में से उसने 0.1 सेकंड काम किया है। मतलब क्या हुआ कि वो 0.7 सेकंड क्या रहा, डायस्टोल मतलब रेस्ट के अंदर रहा है। जो अट्रियम है वो 0.7 सेकंड क्या रहा है, डायस्टोल रेस्ट के अंदर रहा है। अब आपसे पूछूं कि काम का पता लग गया कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कितनी देर हुआ है, 0.3 सेकंड इसने काम किया है वेंट्रिकल ने। लेकिन ये रेस्ट के अंदर, टोटल रेस्ट के अंदर कितनी देर रहा है, टोटल रेस्ट के अंदर ये कितनी देर रहा है, 0.8 सेकंड में से कितनी देर रेस्ट में रहा है, ये 0.5 सेकंड क्या रहा है, ये रेस्ट के अंदर रहा है, ठीक है। 4 सेकंड तो ये, 0.4 सेकंड तो, और 0.1 सेकंड ये, तो टोटल कितनी, 0.5 सेकंड ये क्या है, क्या रहा है, रेस्ट के अंदर रहा है। कौन, वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और दोनों रेस्ट के अंदर कितनी देर, 0.4 सेकंड के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं फिर। स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है जी, स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, 70 ml। कितना जी, 70 ml। स्ट्रोक वॉल्यूम मतलब एक बार जो दिल धड़क रहा, एक बार जो आपका दिल धड़का, ठीक है, उस टाइम पर कितना ब्लड बाहर निकला दिल से। एक बार आपका दिल धड़का, उस एक बार दिल धड़कने में कितना ब्लड दिल से बाहर निकला, वही पूछ रहा है जी। वो 70 ml होता है। कितना होता है, 70 ml। कितना, 70 ml होता है। 70 ml कितनी देर में निकला, एक बार दिल आपका कितनी देर में धड़कता है, अभी तो मैंने आपको बताया 0.8 सेकंड में एक बार दिल धड़कता है, ठीक है। तो एक बार दिल धड़का 0.8 सेकंड में, तो कितना ब्लड निकला, 70 ml निकलता है। 0.8 सेकंड एक बीट होती है, 70 ml क्या निकला, ब्लड निकला, 70 ml ब्लड निकलता है ईच वेंट्रिकल से, ईच वेंट्रिकल से निकलता है, ठीक है। फिर बात करें 1 मिनट की, 1 मिनट के अंदर कितना दिल धड़केगा, 72 बार धड़केगा, तो ब्लड कितना निकलेगा टोटल, वो निकलेगा जी 5 लीटर निकलता है। कितना निकलेगा, 5 लीटर निकलेगा ईच वेंट्रिकल से, ठीक है। तो ये 5 लीटर जो है ना, इसी को क्या बोलते हैं, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। अब ये निकलता कैसे कार्डियक आउटपुट, ये जो एक बीट में जितना भी ब्लड एक बीट के अंदर, ये तो क्वेश्चन कंडीशन देके देता है ना, ये तो अपन ने रट लिया कि 70 ml होता है, वो 5 लीटर निकलता है। लेकिन क्वेश्चन कैसे आता है, पीवाईक्यू कैसे आते हैं, पीवाईक्यू मैंने देखे हैं, और एग्जाम के अंदर कैसे पूछता है वो बताऊं मैं आपको, कि वो कंडीशन देगा आपको। कंडीशन क्या देगा कि वो यहाँ पर 70 ml है ना, एक यहाँ पर क्या लिख रखा है कि एक बीट के अंदर 70 ml है, तो अपने रट रखा है कि भैया 5 लीटर आएगा कार्डियक आउटपुट। लेकिन वो कंडीशन क्या देता है कि भैया मान लो कि ये एक बीट के अंदर 50 ml निकल रहा है, 50 ml ही निकल रहा है, तब बताओ कितना जो कार्डियक आउटपुट है वो कितना आएगा। तो इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालोगे कैसे, तो वो आपको आना चाहिए, मतलब एक बीट के अंदर इतना निकल रहा है, ठीक है, 50 ml निकल रहा है, तो उसको इंटू कर दो ना यार, 72 से इंटू करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। फिर बात कर लेते हैं ईसीजी की। ईसीजी की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अब ईसीजी होती कैसी है, आपने सबने देख रखा है, वो टीवी के अंदर, एनसीईआरटी के अंदर भी लिख रखा है ना, टीवी के अंदर सीरियल के अंदर दिखाते हैं ना, वो पेशेंट पड़ा है और उसके बाद में वो एक मॉनिटर सा होता है, उसके अंदर वो ऐसे ऊपर नीचे लाइन से चलती रहती है, ठीक है। वही क्या है, आपकी ईसीजी है। और फिर वो अगर कोई मर गया, वो कोई टाइम बोल गया, तो उस टाइम पे क्या होता है, वो उसे करने लग जाते हैं पी, ठीक है। एनसीईआरटी में पी लिखा है, ठीक है। तो ये है, ये वो क्या ईसीजी होती है। इसके अंदर कैसे निकालते हैं, ईसीजी करते कैसे, 3 लीड लगाएंगे, ठीक है। नॉर्मली जो ईसीजी करते हैं उसके अंदर 3 लीड लगाते हैं, और अगर डिटेल्ड ईसीजी चाहिए, डिटेल्ड ईसीजी जब करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी लीड लगाते हैं, ठीक है। अपनी एनसीईआरटी के अंदर नॉर्मल ईसीजी की बात कर रखी है।
तो भैया नॉर्मल ईसीजी के लिए क्या करते हैं, 3 लीड लगाते हैं। कहां कहां लगाएंगे, 2 लीड तो लगाएंगे रिस्ट पर। कहां लगाएंगे, एक इस रिस्ट पर, एक रिस्ट पर, मतलब एक इस कलाई पर, एक इस कलाई पर क्या लगा देंगे, लीड लगा देंगे। 2 की बात हो गई। तीसरी कहां लगाएंगे, तीसरी लगाएंगे एंकल पर। कौन से एंकल पर, लेफ्ट एंकल पर, ठीक है। जो लेफ्ट एंकल है, जो लेफ्ट जो साइड का जो टखना है, टखना टखना बोलते हैं ना, हाँ, लेफ्ट साइड का तो एंकल जो है ना उस पर लगा देंगे, ठीक है। तो ये 3 लीड लगा दी। अगर किसी को डिटेल्ड ईसीजी चाहिए तो उसके लिए क्या करते हैं, ये 3 लीड तो लगाते हैं। उसके अलावा आपकी जो चेस्ट रीजन है इसके अंदर भी बहुत सारी लीड्स लगाते हैं, फिल्मों के अंदर आपने लगाई हुई देखी होंगी। तो उसे क्या डिटेल ईसीजी आती है। चलो अब नॉर्मल की बात कर लेते हैं। ये अपनी ईसीजी ऐसे आती है, ठीक है, ये अपनी एक दे रखी है ऐसी, मतलब जब ईसीजी कराते हैं ना तो ग्राफ पेपर होता है, बड़ा सा ग्राफ पेपर होता है, उस पर लाइन बनी होती है। एमबीबीएस करोगे समझ जाओगे। चलो ये देखो यहां पर जो पी वेव है ना, ये जो वेव बन रही है किसको रिप्रेजेंट कर रही है, डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया। अट्रिया का डीपोलराइजेशन हुआ है यहां पर, मतलब अट्रियम जो है वो क्या है, सिस्टोल हुआ है। अट्रियम का क्या हुआ है, सिस्टोल हुआ है। कहां पर, पी वेव पर क्या है, डीपोलराइजेशन हुआ है। उसके बाद में ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो बड़ा सा बन रहा है, ये क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन हो रहा है यहां पर। क्या है, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन, मतलब वेंट्रिकल्स का सिस्टोल दर्शाता है। किसका, क्या चीज शो कर रहा है ये, कि वेंट्रिकल्स यहां पर क्या है, सिस्टोल कर रही हैं, यहां पर कॉन्टेक्ट कर रही हैं। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किस चीज को दिखा रहा है, कि यहां पर वेंट्रिकल जो है वो क्या कर रही है, सिस्टोल कर रही है। टी वेव जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। वेंट्रिकल्स जो है वो वापस रीपोलराइज कहां पर हो रही हैं, टी वेव पर। टी वेव पर वापस से वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर आ रही हैं, रीपोलराइज हो रही हैं। अब आप बोलोगे भैया इसने वेंट्रिकल का तो दिखा दी, वेंट्रिकल यहां पर डीपोलराइज हुई, यहां पर रीपोलराइज हुई, लेकिन इसने अट्रिया की तो सिर्फ डीपोलराइज की बात करी, वेंट्रिकल इसकी अट्रिया की रीपोलराइज की बात तो करी नहीं। वेंट्रिकल की तो इसने डीपोलराइज की भी बात करी, वेंट्रिकल की इसने रीपोलराइज की भी बात करी, लेकिन अट्रिया की इसने डीपोलराइज की बात करी, रीपोलराइजेशन की तो बात ही नहीं करी। ये भेदभाव क्यों, ये भेदभाव, या भेदभाव कुछ नहीं है। तो ये पी वेव है, यहां पर क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया हो रहा है, ठीक है। अब रीपोलराइजेशन कहां पर होता है, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है ना, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है इसी टाइम पर क्या होता है, रीपोलराइजेशन ऑफ अट्रिया होता है। तो वो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बड़ा सा बनता है, वो बेचारा छोटा सा रहता है, तो उसके पीछे वो कहीं छुप जाता है, इसलिए उसके पर दिखता नहीं, अपन ग्राफ के अंदर वो नहीं दिखता। तो क्या करेंगे अपन, ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ना, ये गिन लेंगे। ये जो ग्राफ पेपर के ऊपर बहुत ऐसे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनते आएंगे, तो उन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को अपन गिन लेंगे, तो अपन पता लग जाएगा कितनी बीट आ रही है 1 मिनट के अंदर, कितनी बीट आ रही है, तो वो अपन गिन सकते हैं ना, नॉर्मल गिन सकते हैं, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। अब बात कर लेंगे ब्लड वेसल्स की बात कर लेंगे। ब्लड वेसल के अंदर 3 लेयर होती हैं जी, 3 लेयर होती हैं, ठीक है। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एंटाइमा। कौन कौन सी जी, ट्यूनिका एक्सटर्ना बाहर की तरफ, ट्यूनिका मीडिया बीच में, ट्यूनिका एंटाइमा अंदर, ठीक है। ट्यूनिका जो एक्सटर्ना वो क्या, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई है, टिश्यू के कौन सा, कोलेजन फाइबर, ठीक है। अब बात करें ट्यूनिका मीडिया की, स्मूथ मसल्स और इलास्टिन फाइबर से बनी हुई है, स्मूथ मसल और इलास्टिन फाइबर से। ट्यूनिका जो एंटाइमा वो स्क्वोमस एंडोथेलियम से बनी हुई होती है। चलो आर्टरी और वेन के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। आर्टरी का जो ल्यूमन है वो ज्यादा होता है, आर्टरी का ल्यूमन जो है वो ज्यादा होता है। ल्यूमन मतलब वो एरिया, खाली जो एरिया, जो पाइप है, ठीक है, पाइप के अंदर मतलब कितना मोटा पाइप है, मतलब मोटा इन द सेंस उसके अंदर जो पानी है वो बहेगा कितना ज्यादा, ठीक है। और वेन जो है इसका ल्यूमन, मतलब ल्यूमन ये एक पाइप है और एक ये पाइप है, दोनों सेम ही बन गई क्या, चलो ये बड़ा और ये छोटा, ठीक है। इसका ल्यूमन कम है, इसका ल्यूमन ज्यादा है, तो ये क्या है, आर्टरी है और ये क्या है, वेन है। तो आर्टरी का जो ल्यूमन है वो ज्यादा होता है, वेन का जो ल्यूमन है वो कम होता है। इसके अंदर आर्टरी के अंदर कोई वॉल नहीं होता, कहीं भी कोई वॉल नहीं देखने के लिए मिलेगा, और जो वेन्स हैं इनके अंदर वॉल होते हैं, ठीक है। इनके अंदर ट्यूनिका जो मीडिया है ना वो थिन होती है, वेन्स के अंदर ट्यूनिका मीडिया जो है वो थिन होती है। चलो अब बात कर लेते हैं किसकी, लंग्स की बात, ये जो बात कर ले सर्कुलेशन, पूरा पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है वो सारी चीज देख लेते हैं। लंग्स है, ठीक है जी, लंग्स है, ठीक है, लंग्स है। लंग्स से यहां पर क्या है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन लेके आएगी। अभी अपन पढ़ के आए कि लेफ्ट अट्रियम के अंदर क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और राइट अट्रियम के अंदर क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो लेफ्ट अट्रियम के अंदर ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कौन लेके आ रही है, पल्मोनरी वेन लेके आती है। कौन सी लेके आती है, पल्मोनरी वेन। कहां से लेके आ रही है, ये लंग्स से लेकर आ रही है, लेके आ गई, ठीक है। अभी ब्लड जो कहां जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर गया, बिल्कुल गया जी, ठीक है। अब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो कहां जाएगा, वो जाएगा डोर्सल अवोर्टा से जाएगा, और कहां जाएगा, बॉडी पार्ट्स के पास चला जाएगा। बॉडी पार्ट से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और वो कौन लेके जाएगी, वेना केवा जो है वो लेके जाएगी किसके पास में, आर के पास में,
राइट एट्रियम के पास में। राइट एट्रियम के अंदर क्या है, डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है। अब डीऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से कहां जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा और वो लंग्स के पास में जाएगा, वहां पर वो ऑक्सीनेट होगा और वापस किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन से आ जाएगा। अब क्वेश्चन क्या आता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है कि भैया लंग्स से जो बात हो रही है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो लंग्स से ब्लड को हार्ट तक कौन लेके आ रहा है, लंग्स से ब्लड को हार्ट तक कौन लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन लेके आ रही है और लेके कौन जा रहा है लंग्स तक, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड को लेके जा रही है। तो ये किसके अंदर है, पल्मोनरी सर्कुलेशन ये है। चलो आगे बात करेंगे इसकी, रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी। तो कुछ बातें कर लेते हैं। ये देखो हिपेटिक पोर्टिकल सिस्टम रह गया ना, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, ये क्या होता है, हिपेटिक पोर्टल वेन कैरीज ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू लीवर। इंटेस्टाइन से लीवर तक जो ब्लड का कनेक्शन बनता है ना, जो ब्लड वेसल, जो ब्लड जाने का कनेक्शन बनता है उसको बोलते हैं हिपेटिक पोर्टल सिस्टम। हिपेटिक पोर्टल सिस्टम, इंटेस्टाइन से लीवर तक जो ब्लड का है आदान प्रदान होता है किसके थ्रू होता है, हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के थ्रू होता है। कोरोनरी सिस्टम क्या होता है, कोरोनरी सिस्टम क्या होता है जी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन कार्डियक मसल्स। अब देखो सारी पूरी शरीर को जो ब्लड है वो कौन देता है, हार्ट देता है, हार्ट देता है। लेकिन जो हार्ट की जो मसल्स हैं उनको भी तो ब्लड चाहिए, उनको भी तो ब्लड चाहिए। तो जो कार्डियक मसल्स हैं उनको ब्लड पहुंचाने के लिए क्या होता है, कोरोनरी सिस्टम होता है। चलो जी अब बात करें रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो अपना हार्ट कैसा है, मायोजेनिक हार्ट है, क्या है, मायोजेनिक हार्ट है, ठीक है। मसल्स में क्या है कि मसल्स जो है वो जनरेट करती हैं, क्या एक्शन पोटेंशियल क्या है, मसल्स ही तो जनरेट कर रही हैं, तो क्या मायोजेनिक हार्ट है, ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा कैन मॉडरेट कार्डियक फंक्शंस। कार्डियक जो फंक्शंस है मतलब जो अपनी हार्ट बीट है उसको कौन रेगुलेट कर सकता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। कैसे रेगुलेट कर सकता है उसकी बात कर लेंगे। मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है किसको, कार्डियक फंक्शंस को। कैसे कर सकता है उसकी बात कर लेते हैं। सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल। सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिग्नल के थ्रू वो हार्ट एक्टिविटीज को, कार्डियक एक्टिविटीज को क्या कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। अब कैसे कर सकता है वो सुनो। सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल का सीधा सा मतलब है एस फॉर सिंपैथेटिक, एस फॉर क्या है, शैतान, एस फोर क्या है सिंपैथेटिक, एस फोर क्या है शैतान, और पी फोर क्या है पैरासिम्पैथेटिक, और पी फोर क्या है प्यारे लोग, ठीक है। तो एस फोर क्या है सिंपैथेटिक, इसके अंदर क्या होगा, शैतान। जैसे ही शैतान आपको दिखेगा, कोई आपको डरावनी चीज दिखेगी, शैतान दिखा आपको, तो अब क्या होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी, हार्ट बीट बिल्कुल बढ़ेगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब प्यारे लोग आपको दिखेंगे तो हार्ट बीट क्या होगी, नॉर्मल रहेगी, बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, ठीक है। आपको कोई चाहने वाला आपको दिख रहा है या फिर चाहने वाली आपको जब दिख रही है तो क्या होगी, हार्ट बीट कैसी रहेगी, नॉर्मल रहेगी। लेकिन जब आपको कोई डरावनी चीज दिख गई तो भैया फिर तो हार्ट बीट बहुत फास्ट चलेगी। तो इसके अंदर यही होता है, सिंपैथेटिक जो न्यूरल सिग्नल है वो निकलेगा और वो क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है हार्ट बीट को। हार्ट बीट जब इंक्रीज होगी, हार्ट बीट जब इंक्रीज होगी तो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। जाहिर सी बात है कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन तो होता ही है हार्ट बीट के अंदर। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जब बढ़ेगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक बात है, ठीक बात है। हार्ट बीट बढ़ी तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक क्या है, प्यारे लोग आपको दिखेंगे तो हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल रहेगी, मतलब डिक्रीज रहेगी, पहले से नॉर्मल हो जाएगी, ठीक है। और इससे कार्डियक आउटपुट क्या है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है, ये दो सिग्नल भेज के वो क्या कर सकता है, हार्ट की जो एक्टिविटीज है उनको रेगुलेट कर सकता है। चलो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स कैन आल्सो इंक्रीज कार्डियक आउटपुट। एड्रिनल जो मेडुलरी हार्मोन है वो भी कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं जी, जो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स हो क्या है, फाइट हार्मोन्स, इमरजेंसी हार्मोन्स इनको कहा जाता है। जब भी आप किसी इमरजेंसी कंडीशन में होते हो, जैसे आपको कुत्ता पीछे पड़ गया, आपके कुत्ता पीछे पड़ गया, तब आप इमरजेंसी कंडीशन में हो और उस टाइम पर क्या होता है, आपकी हार्ट बीट बिल्कुल बढ़ जाएगी, आप भागोगे, ठीक, आपको डर लगेगा, आपको भूत दिख गया तब आपको डर लगेगा बिल्कुल। तो क्या मेडुलरी हार्मोन निकलता है, उस टाइम पर क्या निकलता है, मेडुलरी हार्मोन निकलता है। और जो मेडुलरी हार्मोन है वो भी क्या है, हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है। हार्ट बीट इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट भी इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स की अपन बात कर लेते हैं। तो पहला डिसऑर्डर कौन सा है, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, सब जानते हैं यार क्या होता है ना। तो हाइपरटेंशन इज अ टर्म फॉर ब्लड प्रेशर दैट इज हायर देन 120/80, ठीक है। इन दिस मेजरमेंट 120 इज mmHg इज मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर इन द सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। ये क्या है, 120 क्या होता है, सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है, और रेस्टिंग प्रेशर। इफ रिपीटेड चेक्स ऑफ ब्लड प्रेशर ऑफ एन इंडिविजुअल इज 142, अगर 140/90 आ रहा है तो वो क्या है, हाई है, ठीक है, वो क्या है, हाई माना जाएगा उसको, हायर। इट शोज हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर लीड्स टू हार्ट डिजीज हो सकती है, ऑल्सो अफेक्ट वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, किडनी, ठीक है। तो भैया क्या है, नॉर्मल जो किसको माना गया है, 120/80 को इसने नॉर्मल माना है, ठीक है। तो इसमें 120 क्या है, आपका सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। अगर वो किसी की हार्ट बीट, आपके किसी का ब्लड जो प्रेशर है वो कितना आ रहा है, वो अगर 140/90 आ रहा है और बार बार यही आ रहा है,
तो उसको अपन बोल देंगे हाइपरटेंशन बोल देंगे। अगर किसी का इससे भी ज्यादा आ रहा है ना, तो फिर क्या दिक्कत है कि वो उससे क्या हो जाएगा, आपकी जो वाइटल ऑर्गन है जैसे ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, ये सारी चीजें डैमेज हो सकती हैं। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि आपको हार्ट डिजीज, जो हार्ट डिजीज है वो हो सकती हैं। चलो जी आगे चलते हैं, फिर बात करें कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, कैड जिसको बोलते हैं शॉर्ट में कैड, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज ऑफन रिफर टू एज एथेरोस्क्लेरोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस इसको कहा जाता है, अफेक्ट्स द वेसल्स दैट सप्लाई ब्लड टू द हार्ट मसल, ठीक है। जो इसमें क्या होता है, जो ये कैड है कोरोनरी आर्टरी डिजीज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता यह है कि वो वेसल इसके अंदर इफेक्ट होती है जो कि हार्ट को ही मसल सप्लाई कर रही है। हार्ट पंप कर रहा है बेचारा ब्लड, उसको जो वेसल सप्लाई कर रही है ना, हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, आपको बताया कोरोनरी सिस्टम होता है, तो जो वेसल हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई कर रही है वही वेसल इसके अंदर इफेक्ट हो जाती है, वही वेसल इसके अंदर क्या हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है। कैसे इफेक्ट होती है जी, इसके अंदर क्या होता है, डिपॉजिट हो जाती है कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइबर्स टिश्यू, ये सारी चीजें डिपॉजिट हो जाती हैं। उस वजह से क्या हो जाती है, ये मान लो क्या है आपकी वेसल है, इसके अंदर ये वेसल के अंदर इतनी जगह है, ठीक है, बीच में इतनी जगह है। अब यहां पर क्या है, डिपॉजिट हो गई, क्या कैल्शियम डिपॉजिट हो गया, कोलेस्ट्रॉल, फैट, ये सारी चीज डिपॉजिट हो गई। तो यहां पर क्या है, अंदर की जाने की जगह कम हो गई, जाने के अंदर की जगह कम हो गई, तो ये क्या कैड है, ये क्या है, कैड है। चलो विच मेक्स द ल्यूमन नैरोवर आर्टरीज ऑफ नैरोवर, ठीक है, ये अभी मैंने आपको बता दिया। अब आगे एंजाइना की, इट इज कॉल्ड द एंजाइना पेक्टोरिस, इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी कहा जाता है। ए सिम्टम ऑफ एक्यूट चेस्ट पेन अपीयर्स व्हेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द हार्ट मसल्स। एंजाइना कैन अकर इन मैन एंड वुमेन ऑफ एनी एज, कॉमन अमंग द मिडिल एज्ड एंड इट कोज ड्यू टू द कंडीशन दैट अफेक्ट द ब्लड फ्लो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है जी, ये जो आपकी एंजाइना है, एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर क्या होता है, चेस्ट के अंदर पेन होगा, क्यों होगा, हार्ट मसल्स हैं उनके उन तक जो है ऑक्सीजन जो वो प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही, दिल की जो मसल्स हैं उन तक क्या नहीं पहुंच पा रही, ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर्ली नहीं पहुंच पा रही, इसलिए क्या होगा, दिल का दर्द होगा। क्यों होगा जी, क्यों होगा, इसलिए होगा कि दिल को बुरा लगेगा। क्यों लगेगा कि भैया मैं इतना काम कर रहा हूं, सब तक मैं ब्लड पहुंचा रहा हूं, पूरी बॉडी तक मैं ब्लड पहुंचा रहा हूं, लेकिन जब मेरी बारी आई, जब मेरे पास ब्लड आने की बारी आई ना, तब जो है ये मेरे पास जो ब्लड है, ऑक्सीजन जो है वो सही से नहीं पहुंचा रहे, इसलिए क्या है, दर्द होने लग जाता है चेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये किसी के अंदर भी हो सकता है, मैन के अंदर, वुमेन के अंदर, किसी भी एज के अंदर हो सकता है, लेकिन जरा कॉमन किसके अंदर है, जो मिडिल एज के अंदर है, जो अधेड़ उम्र के अंदर है, जो एल्डरली है, जो बूढ़ी है, बूढ़े हैं, उनके अंदर ये देखने के लिए मिलता है। चलो अब बात कर लेते हैं हार्ट फेलियर की। हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर मींस दैट स्टेट ऑफ हार्ट व्हेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी। इट इज समटाइम्स called congestive heart failure because congestion of the lungs is one of the मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। देखो हार्ट फेलियर क्या होता है, हार्ट फेलियर का मतलब ये है कि जो ब्लड है वो आपका जो हार्ट है वो ब्लड को इफेक्टिवली पंप नहीं कर पा रहा है। हार्ट फेलियर का मतलब है कि जो आपकी जो बॉडी नीड्स है, मतलब बॉडी को आपको चाहिए 5 लीटर, ठीक है, लेकिन जो ब्लड है, जो आपका हार्ट है, वो कितना ब्लड पंप कर पा रहा है, वो 2.5 लीटर कर पा रहा है, 2.5 लीटर कर पा रहा है। चाहिए आपको 5 लीटर, वो कर पा रहा है 2.5 लीटर, तो ब्लड का इफेक्टिवली वो पंप नहीं कर पा रहा है, ये हार्ट फेलियर के अंदर होता है। इसको कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर लंग्स जब अफेक्ट होंगे तब भी ये दिक्कत आती है। चलो फिर कहा गया, लंग्स इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। हार्ट फेलियर इज नॉट द सेम एज कार्डियक अरेस्ट। जैसे कार्डियक अरेस्ट होता है वैसे हार्ट फेलियर नहीं होता, कार्डियक अरेस्ट अलग चीज है। व्हेन द हार्ट स्टॉप बीटिंग, जब हार्ट बिल्कुल बंद हो जाता है ना, धड़कना ही बंद हो जाएगा, जब हार्ट जो है वो बिल्कुल धड़कना बंद हो जाता है, वो क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है। हार्ट फेलियर के अंदर दिल धड़कता है लेकिन वो इफेक्टिवली पंप नहीं करता। चलो और हार्ट अटैक, ठीक है, व्हेन द हार्ट मसल इज सडनली डैमेज्ड बाय इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। देखो अब 3 टर्म है, एक तो अब इसमें आ गई, एक हार्ट फेलियर आ गया, एक आ गया कार्डियक अरेस्ट आ गया, एक हार्ट अटैक आ गया। हार्ट फेलियर क्या होता है, जिसके अंदर हार्ट जो है वो इफेक्टिवली ब्लड पंप नहीं कर पाता, दिल धड़कता है लेकिन वो जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट है ब्लड की उतना वो इफेक्टिवली पंप नहीं कर पाता। अब कार्डियक अरेस्ट की बात कर लेते हैं। कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या होगा, आप जो हार्ट है वो बिल्कुल धड़कना ही बंद कर देता है, बिल्कुल बंद कर देगा, एक सडनली स्टॉप कर देगा वो, ठीक है। अब एक टर्म आती है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक के अंदर ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं पहुंच पा रही, कहां तक, जो हार्ट की जो मसल्स हैं उन तक ब्लड सप्लाई ढंग से नहीं पहुंच पा रही, ब्लड सप्लाई मसल्स के पास में ढंग से नहीं पहुंची, इसलिए हार्ट की जो मसल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी इसके अंदर, हार्ट अटैक के अंदर। तो तीनों का मतलब समझ गए आपको, ठीक है। तो इसी के साथ अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट। जैसा भी आपको लगे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके जरूर बताना। आपको कमेंट और लाइक मेरे लिए एनर्जी का काम करेगा। जैसे जादू को धूप चाहिए वैसे मेरे को लाइक और कमेंट चाहिए, तो जितने ज्यादा लाइक और कमेंट होंगे मजा आ जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी लेक्चर आएंगे। जैसा भी आपको लगे जरूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना। बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो दोस्त तो सब्सक्राइब कर देना, इतने चैनल कर रखे मेरा भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहो।